हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 2026 इसके लिए क्लास 10 समाज विज्ञान के हम आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के, जो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर से आने की संभावना है इन प्रश्न का। तो हम आपको बता दें, जो इनकी एग्जाम डेट है यानी सामाजिक विज्ञान की एग्जाम डेट है वह 17 फरवरी, यानी क्लास 10 सामाजिक विज्ञान की जो एग्जाम डेट है वो है 17 फरवरी 2026। तो चलिए आज इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी ये इस बात पूछे जाने की पूरी संभावना है, जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? यानी ये कथन है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, यानी पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये कथन किसका है? तो यह है ज्यूसेppe मैत्सनी या ओटो वॉन बिस्मार्क या फिर ड्यूक मेटरनिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है वो है ड्यूक मेटरनिक। यानी ड्यूक मेटरनिक ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी इसका कहने का कारण है, जब फ्रांस में कोई भी गतिविधि होती है तो पूरे यूरोप इससे प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किस घटना के विरोध में की थी? यानी जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था वो किस घटना के कारण किया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी इसका क्या कारण था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? यानी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका थे तो वह कौन सा समय था जब भारत लौटे थे? 1914, 1915, 1916 या फिर 1917? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सत्याग्रह का क्या अर्थ है? यानी सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य का रास्ता, जटिलता का रास्ता या किसानों का रास्ता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर है, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य का रास्ता। देखिए अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस कारण आंदोलन शुरू किया था? तो हम आपको बता दें, गांधी जी ने अफ्रीका में एक आंदोलन शुरू किया था। उसका क्या कारण था? रंग भेद के कारण, किसानों के कारण, मिल मजदूरों के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है रंग भेद के कारण, यानी काले गोरे के कारण गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन शुरू किया था, यानी रंग भेद के कारण। चलिए अगला देखते हैं। किसके नेतृत्व में चंपारण आंदोलन शुरू किया गया? यानी चंपारण में आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी ने चंपारण में एक आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा का आंदोलन किस पर आधारित है? जो खेड़ा का आंदोलन है वो किसानों पर आधारित है, यानी किसानों के कारण महात्मा गांधी ने वहाँ पर एक आंदोलन शुरू किया था। तो खेड़ा का आंदोलन किस पर आधारित है? किसानों के कारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, अहमदाबाद आंदोलन किस पर आधारित है? फसलों पर, जमीन पर, मजदूरों पर या फिर किसानों पर? तो इसका राइट आंसर है मिल मजदूरों पर। यानी मिल मजदूरों पर जो कार्य का बोझ था, उस कारण अहमदाबाद में गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आंदोलन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, रोलेक्ट एक्ट क्यों पारित किया गया था? यानी रोलेक्ट एक्ट जो नियम लाया गया था वो किस कारण लाया गया था? कालाबाजारी को रोकने के लिए या फिर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए? यानी जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती है उन्हें रोकने के लिए या फिर आंदोलन रोकने के लिए या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका राइट आंसर है क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रोलेट एक्ट नियम लाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई। तो देखिए हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, यानी हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है खिलाफत समिति किसके द्वारा बनाई गई, यानी जो खिलाफत समिति बनाई गई थी वो किसने बनाई थी, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अली बंधु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अली बंधु, यानी अली बंधु है उसने खिलाफत समिति बनाई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, यानी भारत में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था उसका समय क्या था, 1940, 1941, 1942 या फिर 1945। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका राइट आंसर है जो करो या मरो का नारा था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला देखते हैं। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, यानी चिपको आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ था वो किससे संबंधित है, जल संरक्षण से, वृक्षों की रक्षा से, पशु पक्षियों के संरक्षण से या भूमि सुधार से। तो इसका राइट आंसर है वृक्षों की सुरक्षा से संबंधित चिपको आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है भूमि अवनयन का प्रमुख कारण क्या है, यानी जो भूमि अवनयन है उसका प्रमुख कारण क्या है, मृदा अपरदन, बाढ़ या वनों की कटाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है वनों की कटाई, यानी वनों की कटाई है, यानी भूमि अवनयन का प्रमुख कारण है वनों की कटाई, यानी भूमि का जो सर्वाधिक नुकसान होता है वो होता है वनों की कटाई से, और वनों की कटाई से ही मृदा अपरदन होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होता है, यानी जो भारत है उसमें जो भूमि है उसका सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है, खेती में, वन क्षेत्र में, चारागाहों में या बंजर भूमि में। तो इसका राइट आंसर है खेती में, यानी खेती में इसका 43% भारत की भूमि का उपयोग होता है खेती में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है विकास का सर्वश्रेष्ठ मापक कौन सा है, यानी जो मनुष्य है उसकी आय का मापन है या उसकी गतिविधियों का मापन है उसका किससे सर्वश्रेष्ठ मापक है, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, कुल जनसंख्या या फिर निर्यात। तो इसका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय, यानी उसकी आय देखी जाती है विकास के सर्वश्रेष्ठ मापक से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है भारत की अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसका है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक है जो भारत के प्रमुख अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक में क्या आते हैं, प्राथमिक में आता है कृषि, और द्वितीय में आता है उद्योग, और तृतीय में आता है वो क्या है, यह है सेवा का क्षेत्र, यानी तृतीयक में सेवा का क्षेत्र आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी जो हमारे भारत का लोकतंत्र है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, बहुमत की जीत, ये नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, राजनीतिक प्रभुत्व है ये भी नहीं होगा, या आर्थिक लाभ ये भी नहीं है, या फिर सामाजिक समानता ये राइट है, यानी सभी को समान अधिकार, सामाजिक समानता। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का जनता के द्वारा राज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उगते हुए सूर्य की किरणों को निम्न में से किसका प्रतीक है, यानी जब सूर्य की उगती हुई किरणें हैं वो किसका प्रतीक है, आज़ादी का मिलना, शांति का, या फिर एक नए युग का सूत्रपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एक नए युग का सूत्रपात, यानी उगते हुए सूरज की किरणें होती है एक नया युग आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है 1871 में राजा विलियम प्रथम को किस देश का सम्राट घोषित किया गया, यानी जो 1871 है उसमें राजा विलियम को किस देश का सम्राट घोषित किया था। तो इसके ऑप्शन देखते हैं।
इटली, जर्मनी, फ्रांस या फिर अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी का राजा घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, युद्ध समाप्त होने के बाद किसे जर्मनी का बादशाह घोषित किया गया? यानी जब युद्ध समाप्त हुआ था तो जर्मनी का बादशाह किसे घोषित किया गया था? हिटलर को, ओटो वॉन बिस्मार्क को, या राजा विलियम प्रथम को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है राजा विलियम प्रथम को युद्ध समाप्त होने के बाद, जर्मनी का युद्ध समाप्त हुआ था तो इन्हें यहाँ का बादशाह बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, पर्शिया की सेना ने किसके खिलाफ युद्ध लड़े थे? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क या फ्रांस, या ये सभी? तो इसका राइट आंसर है ये सभी, यानी ऑस्ट्रिया ने, यानी पर्शिया की सेना ने सभी के, यानी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, इन सभी के खिलाफ युद्ध लड़े थे। अगला देखते हैं। अगला है, उगते हुए सूर्य की किरणों, यानी जो यहाँ पर आएगा किरणों का निम्न में से किसका प्रतीक है? यानी उगते हुए सूर्य की जो किरण है वो किसका प्रतीक है? आज़ादी का मिलना, बहादुरी, शांति, या एक नए युग का शुरुआत? तो इसका राइट आंसर है एक नए युग का शुरुआत, यानी उगते हुए सूर्य की किरणों का अर्थ है एक नए युग का शुरुआत। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने प्रांतों में बंटा हुआ था? 5 प्रांतों में, 8 प्रांतों में, 7 प्रांतों में, या 6 प्रांतों में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 7 प्रांतों में, यानी 19वीं सदी के मध्य इटली 7 प्रांतों में बंटा हुआ था। आज यहाँ हमारे 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आपको इसका अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।